Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Ruqayya Muhammad Farooq, instructor of this 3 days crash course of toxicology. I hope that all of you are doing well. A big welcome to all participants in this course, and I'm very glad to have all of you here. As you all know that Med Sparker is presenting 3 days crash course on toxicology. So before starting our lecture, कुछ जो है वो डिटेल्स मैं आपके साथ इस कोर्स की शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 days का ये क्रैश कोर्स है। इन 3 days की क्रैश कोर्स में 2 दिन जो है वो आपके लेक्चर्स होंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और थर्ड डे जो है वो आपका क्विज लिया जाएगा। एट द एंड ऑफ ईच लेक्चर आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आपको अपने नाम और रोल नंबर के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर सिंपली सबमिट करना है। रोल नंबर जब आपने रजिस्ट्रेशन कराई होगी उसके बाद आपको रोल नंबर जो है वो असाइन कर दिए गए होंगे। वही रोल नंबर जो है वो आपने अपने नाम के साथ लिखना है और असाइनमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में सिंपली सबमिट कर देना है। इसके बाद जो आपको 2-3 दिन का गैप दिया जाएगा उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि हर पार्टिसिपेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करे। इसके बाद आपका एक छोटा सा क्विज़ लिया जाएगा। क्विज़ को जो है वो वही लोग क्वालिफाई करेंगे जो कि 50% मार्क्स लेंगे। अच्छा, अगर आप जो है वो ई सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं तो असाइनमेंट सबमिशन और क्विज़ को क्वालिफाई करना इज़ मस्ट फॉर ई सर्टिफिकेट। चले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्रैश कोर्स जो है उसका टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं टॉक्सिकोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत वाइड टॉपिक है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एक सेपरेट फील्ड है। लिहाजा इसको एक कंसाइज टाइम में लिमिटेड टाइम के अंदर सारे जो है वो डिटेल्स को कवर करना तो मुश्किल था, लेकिन इस क्रैश कोर्स का मकसद यही है कि टॉक्सिकोलॉजी के जितने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, उन सब को जो है वो एक जगह कलेक्ट करके आपके साथ शेयर किया जाए ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम जो है वो टॉक्सिकोलॉजी के तमाम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक कंसाइज वे के अंदर लिमिटेड टाइम में जो है वो इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इट्स फुल ऑफ केमिकल्स। हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं हम न जाने कितने ही केमिकल्स को रोज़ाना की बुनियाद पर इंजेस्ट भी करते हैं, इनहेल भी करते हैं और इन केमिकल्स के साथ हमारा कांटेक्ट भी होता है। तो जहाँ ये केमिकल्स हमारी रोज़ाना की ज़रूरत बन चुके हैं, उसी के साथ साथ अगर हमारा इन केमिकल से लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म में ही अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को जो है वो हम स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। So it is a branch of medicine which deals with the study of detection, clinical features, types, diagnosis of poison and treatment of poisoning is called toxicology and the person trained in this stream is called toxicologist। क्या मतलब हुआ कि टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करती है पॉइजन के साथ और पॉइजनिंग के साथ। पॉइजनिंग जो है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके अलावा जो पॉइजन है उसकी डिटेक्शन कैसे है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, टाइप्स क्या होंगी, डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम किसी पॉइजन की, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। और जो पर्सन इस स्ट्रीम के अंदर, इस फील्ड के अंदर ट्रेन किया जाता है उसे हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट। आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पॉइजनिंग एंड व्हाट इज़ पॉइजन। So poisoning is an adverse effect from a chemical or drug that is taken in excess, and the poison is a substance that is harmful to life as it affects one or more vital functions of the body। अब पॉइजनिंग की अगर हम टाइप की बात करें सो इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। अगर किसी पॉइजन से जो है वो शॉर्ट टाइम एक्सपोजर हो लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजन जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो, जैसे कि हमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स के केसेस में और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की केसेस में नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के कि बच्चों ने जो है वो गलती से टैबलेट्स इंजेस्ट कर ली, या फिर जो है सुसाइडल अटैम्प्ट के अंदर पॉइज़न का जो है वो एक्सेसिव अमाउंट इंजेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो केसेस हैं ये हमारे पास एक्यूट पॉइजनिंग के होते हैं। इसके अंदर शॉर्ट टाइम एक्सपोजर होता है, लेकिन पॉइज़न की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये जो पॉइजनिंग होती है उसे हम नाम देते हैं एक्यूट पॉइजनिंग का। जबकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो पॉइज़न से, लेकिन पॉइज़न की कंसंट्रेशन उस लॉन्ग टर्म में थोड़ी थोड़ी थी, स्मॉल क्वांटिटी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्सपोज रहा कि कोई पर्सन जो है वो किसी पॉइज़न से एक्सपोज रहा लॉन्ग टर्म के लिए, तब जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसे हम नाम देते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग का। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर सिम्टम्स जो है वो आफ्टर ईच एक्सपोजर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन एक ख़ास वक्त के बाद हमें ये सारी चीज़ें फिर नज़र आना शुरू होती है। अब पॉइज़न हमें किस किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है, चाहे हम उसको ओरली लें, इंजेक्ट करें, इनहेल करें, या फिर स्किन पर रब करें। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी और इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग, ये दोनों तकरीबन जो है वो सेम होती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी की या इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग की, तो इसके अंदर जो मेन कंसर्न होता है वो ये है कि जो वर्क प्लेस है उसे वर्कर्स के लिए सेफ बनाया जाए। जाहिर सी बात है, जिस इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स काम कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो केमिकल्स से जो है वो एक्सपोज रहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसर्न एजेंट्स हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, उस वर्क प्लेस के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उससे होने वाली एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और ऐसी कंडीशंस को मुतारिफ़ कराया जाए जिससे उस इन्वायरमेंट को जो है वो सेफ बनाया जा सके। इसके अलावा हमारे पास जो है वो रेगुलेटरी लिमिट्स या फिर वॉलंटरी गाइडलाइंस भी जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ताकि उस वर्क प्लेस की जो एयर कंसंट्रेशन है वो भी हमारे पास सेफ रहे। गवर्नमेंटल और सुप्रा गवर्नमेंटल बॉडीज़ जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इस पर काम करती हैं और जो वर्क प्लेस के लिए हेल्दी और सेफ्टी रूल्स बनाती हैं, ताकि जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट और लॉन्ग टाइम एक्सपोजर लिमिट जो है वो एक सेट कर ली जाए, और उसी हिसाब से फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह को जो है वो फॉलो किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है ये है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की। एज वी ऑल नो कि दिस इज़ द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट। तो जिस तरीके से हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है। इन्वायरमेंट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वाटर, सॉइल एंड एयर, दे आर बीइंग पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्री एंड वेस्ट। तो इन सारी चीज़ों का फिर जो इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर आता है और उससे जो टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसको हम जो है वो काउंट करते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टाइप है एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग की। एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग के अंदर बेसिकली किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट में हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग के अंदर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अब इन केमिकल्स से जब हम एक्सपोज होते हैं, जाहिर सी बात है जब पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं या फिर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिड्यूज़ जो है वो हमारे फूड के अंदर रह जाते हैं। अब वो जब फूड हम इंटेक कर रहे हैं और उससे जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इस पूरी पॉइजनिंग को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग। इसी वजह से जो है वो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और WHO की जॉइंट एक्सपर्ट कमीशन जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया, और उन्होंने जो है वो एक टर्म भी अडॉप्ट करवाई जिसको हम कहते हैं ADI, एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, ताकि एक इंसान की पूरी लाइफ स्पैन के अंदर जितना उसका केमिकल इंटेक होना चाहिए डेली, उसकी एक लिमिट को डिफ़ाइन कर दिया गया। और फिर जाहिर सी बात है उस हिसाब से उसकी प्रोटोकॉल सेट किए गए एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर कि अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं या केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में जो इंटेक की लिमिट है वो इतनी है। तो उससे क्या हुआ कि पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। इसी तरीके से US के अंदर FDA है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि इन सारी कंटेमिनेंट्स, ड्रग्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स की कंसंट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ का ये बहुत अहम रोल है कि वो
जितने भी इस तरह के हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, तो इस सारी चीज़ों की कंसंट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करें और इन सारी चीज़ों पर काम करें ताकि लोगों को जो है वो इसके एडवर्स इफेक्ट से, इसके टॉक्सिक इफेक्ट से जो है वो बचाया जा सके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ पॉइजन्स। सो देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ पॉइजन्स, जिसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है कोरोसिव पॉइजन्स, जिसके अंदर हमारे पास एसिड और एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं। So the commercial products containing caustics are anti-rust preparations, bleaches, antiseptics, automobile batteries, detergents, cockroach powders, disinfectants, disc batteries, deodorants, metal cleaners. Heavy metal involves arsenic, lead, mercury, iron, copper. फिर आते हैं venomous sting and bite, जिसमें snake venom आता है, और इसके अलावा जो है वो spider bites वगैरह भी इसी के अंदर शामिल हैं। दैन टॉक्सिक गैसेस हैं, तो इसके अंदर हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेस्टिसाइड्स की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो मेन जो है वो क्लासेस हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की और ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स की। अब पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स के हमारे पास ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स की, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स जो हैं ये बेसिकली हमारे पास कुछ कंपाउंड्स पर बेस्ड करते हैं। उन कंपाउंड्स का नाम है सोमन, सेरिन एंड टेबियो। ये कंपाउंड्स जो है वो वॉर गैसेस के तौर पर यूज़ करने के लिए प्रोड्यूस किए गए थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनकी सिवियरिटी कितनी हो सकती है, ठीक है, कि इनका जो यूज़ है वो वॉर गैसेस के तौर पर था और इसीलिए इन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस किया गया था। इसी कंपाउंड्स पर जो है वो बेस करते हैं हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स, और इसी के कुछ लेस टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड्स को हम ह्यूमन और वेटरनरी मेडिकेशन के तौर पर भी यूज़ करते हैं एज लोकल और सिस्टमिक एंटी पैरासाइट्स। अच्छा, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये कंपाउंड्स जो है वो स्किन से भी एब्जॉर्ब होते हैं और जीआई ट्रैक से भी एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कंपाउंड्स हमारे पास एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम की इनहिबिशन करते हैं। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम अगर आपको याद हो तो एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन करवाता है। जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होती है तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे पास कौन से इफेक्ट्स आते हैं, ऑल्टर न्यूरोलॉजिक एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। इसके अलावा जो हमारे पास साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो भी शो होते हैं। और जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से आते हैं, कोलिनर्जिक सिम्टम्स, वो सारे भी हमें नज़र आएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी टारगेट ईस्ट्रेज NTA। इसको भी जो है ये इनहिबिट करता है, जिसके रिजल्टेंट में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन होती है नर्व्स की, और इस टॉक्सिसिटी की फिर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर मैं ये बात करूं कि इसके इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके इन्वायरमेंट पर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये ईजीली ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोलिसिस और फोटोलाइसिस के ज़रिए, लिहाजा इसका कोई परमानेंट इम्पैक्ट नहीं रहता इन्वायरमेंट पर। अगर इसका एक्यूट एक्सपोजर हो, उसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी हो तो वो अलग बात है, लेकिन इन्वायरमेंट पर इसका जो है वो कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं रहता। अब इसके बाद मैं बात करूँ ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स की, तो ये भी जो है वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इन्हेलेशन से एब्जॉर्ब होते हैं और ओरल इंजेक्शन से भी एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो हैं ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, इसीलिए इसको बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शंस में जो है वो बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते। अगर सॉइल के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मौजूद है तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स की उस सॉइल के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्हेंस हो जाती है, और अगर एक दफ़ा ये एब्जॉर्ब हो गए उस सॉइल के अंदर तो ये इजीली डिजॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से फिर इसका बहुत ही ख़तरनाक इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है वो आ सकता है। अगर मैं इसके ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो ये हमारे जो है वो सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन में इंटरफेयर करता है, जिससे एक्साइटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है न्यूरॉन्स की।
अब जाहिर सी बात है, जब एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मेजर इफेक्ट आता है CNS स्टिमुलेशन का। इसके अंदर, इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर ट्रेमर जो है वो हमारे पास फर्स्ट साइन होता है और फिर वो कंटिन्यू हो जाता है कन्वर्जेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक स्टडी की गई, उसमें ये भी पता चला कि ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं। तो लिहाजा इसके इन्वायरमेंट पर और इतने ज़्यादा जो हैं वो ह्यूमन्स पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही जो है वो कम यूज़ होता है, बल्कि बहुत सारे जुरिस्डिक्शंस में जो है ये बैन कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास एक साइंटिस्ट थे रैकेल कार्सन्स, जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने एक बुक लिखी बाकायदा इस पर, जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। उस साइलेंट स्प्रिंग बुक के अंदर इन्होंने जो है वो इस इशू की तरफ अटेंशन दिलवाई कि ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारे पास एक परनीशियस इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है, तो फिर जिसके रिजल्टेंट में इसको जो है वो, इसका यूज़ जो है वो बैन कर दिया गया। तो ये हमारे पास पेस्टिसाइड्स थे। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ड्रग्स टॉक्सिसिटी का। जिन ड्रग्स को हम डेली यूज़ करते हैं या फिर जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन है, और जिसको हम तकरीबन लोग तो जो डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं जिनकी, वो भी अगर हमारे पास एक्सेसिव इंटेक कर ली जाए तो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अब इंशाल्लाह इसको हम फिर आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टॉक्सिसिटी जो है वो इंडिविजुअल ड्रग के हवाले से। Effect of poisoning is ranging from short-term illness such as rash, diarrhea, seizures, dilated pupils, nausea to long-term complications such as organ damage, coma or even death. Poisoning can be accidental, homicidal और suicidal. तो बात यही है कि पॉइजनिंग जो है उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे हमारे पास सिम्टम्स आएंगे, रैश, सीजर्स, डायलेटेड प्यूपिल्स, नोजिया, और इसके अलावा ये कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकते हैं जिससे इवन डेथ भी हो सकती है। पॉइजनिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है डोज का। इसी को एक स्विस फिजिशियन पैरासेल्सिस, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी थे, उन्होंने अपनी कोट में कहा, ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजन, देयर इज नन विच इज़ नॉट अ पॉइजन, द राइट डोज डिफ्रेंशिएट अ पॉइजन फ्रॉम अ रेमेडी। इससे हमें ये पता चला कि डोज एक ऐसी चीज़ है जो एक ड्रग और पॉइजन के बीच में फ़र्क करती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि पानी हमारी ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है, पानी के बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान समंदर में गिर जाए तो फिर वो पानी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि उसके लिए वो पॉइज़न साबित होगा। इसकी एक और जो है वो एग्जाम्पल हम लें तो इसके अंदर डिजॉक्सिन की एग्जाम्पल आती है कि डिजॉक्सिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन इस डिजॉक्सिन को अगर बिल्कुल ऑथेंटिक डोज के अंदर हम यूज़ करें, इसके डिफाइंड डोज के अंदर यूज़ करें, तो ये हमारे लिए ट्रीटमेंट साबित होगी, लाइफ सेविंग साबित होगी। लेकिन अगर इसके डोज को ही हम जो है वो एक्सेस कर दें तो फिर ये उस पेशेंट के लिए रेमेडी या ट्रीटमेंट साबित नहीं होगी, बल्कि ये उसके लिए पॉइजन बन जाएगी। इस चार्ट में जो है वो कुछ फैटल डोजेस बताए गए हैं एजेंट्स की, जिसमें टॉक्सिक एजेंट्स भी हैं और ड्रग्स भी हैं, तो इसको जो है वो एक दफ़ा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग की ऑन द बेसिस ऑफ डोज। ब्रॉडली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग्स, जिसमें फर्स्ट है फ्यूलमिनेंट, जो कि प्रोड्यूस होती है बाय अ मैसिव डोज। इसमें पेशेंट जो है वो सडनली ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव डोज ली होती है, तो डेथ जो है वो रैपिडली हो जाती है। एक्यूट के अंदर सिंगल डोज होती है या फिर सेवरल स्मॉल डोजेज होती है, जो कि शॉर्ट पीरियड में ली जाती है। उसमें जो है ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो एब्रप्ट होते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक की अगर बात करूँ तो स्मॉल डोजेस लिए जाते हैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड लिए जाते हैं, ठीक है। सब एक्यूट में जो है वो मिक्सचर होता है समहाउ एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग का। लेकिन एमरजेंसी या कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो मोस्ट ऑफ द केसेस आते हैं वो हमारे पास एक्यूट एक्सपोजर के ही आते हैं। इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग पर आ जाते हैं। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग की जो है वो हम अगर देखें तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ आती है हिस्ट्री टेकिंग। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट आता है तो सबसे पहले ABCDs का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है।
उसके बाद ही जो है फिर वो ये सारी डिटेल एग्जामिनेशन होती है। ABCDs का प्रोटोकॉल क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। हिस्ट्री टेकिंग की सबसे पहले बात करें तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर जो है वो पैरामेडिकल पर्सनल जो है वो पेशेंट के जो घर वाले हैं उनसे जाहिर सी बात है फिर सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपको जो है वो इस पेशेंट के पास कोई सिरिंजेस तो नहीं मिली थी, एम्प्टी बॉटल्स अगर कोई मिली हो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मिले हों, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मिली हों, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता करने में मदद करती है कि पेशेंट ने जो है वो क्या इंजेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हिस्ट्री में आती हैं। इसके बाद जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है। फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले वाइटल साइंस को देखा जाता है। वाइटल साइंस में ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को जो है वो केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। अगर पेशेंट के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन और टेकिकार्डिया एट द सेम टाइम है तो ये हमारे पास इंडिकेट करते हैं एम्फेटामिन, कोकेन या फिर एंटी मस्कैरिनिक, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग टॉक्सिसिटी को। ये सिर्फ एक इंडिकेशन होती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर जो है वो हमारे पास हतमी डायग्नोसिस नहीं होती, लेकिन इससे हम समहाउ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके बाद जो है वो हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अगर ओवरडोज ले लिया है पेशेंट ने, या फिर बीटा ब्लॉकर्स का ओवरडोज ले लिया है, क्लोनिडीन है, या फिर सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं। तो अगर इन ड्रग्स को इंजेस्ट किया गया है या इनटेक किया गया है तो इससे हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा रैपिड रेस्पिरेशंस आर टिपिकल ऑफ सैलिसाइलेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ के अंदर जो है वो हमें मियोसिस और माइट्रिएसिस के सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसके अलावा नाइस्टैग्मस का सिम्टम भी नज़र आता है जो कि मैं आपको आगे शो करूँगी। मियोसिस जो है वो हमें नज़र आती है टिपिकली ओपोइड्स के अंदर। इसके अलावा डायलेशन जो है यानी माइट्रिएसिस जो है वो हमें नज़र आती है एम्फेटामिन, कोकेन या एट्रोपिन के अंदर। फिर अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर जो है वो हमें साइन ऑफ बर्न्स नज़र आ सकते हैं ड्यू टू कोरोसिव सब्सटेंस, अगर एसिड इनहेलेशन हो गई, एसिड इंजेक्शन हो गई है, या फिर जो है वो डिफरेंट टिपिकल ऑर्डर्स से भी पहचाना जा सकता है। टिपिकल ऑर्डर्स ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट या फिर अमोनिया, ये भी जो है वो हमें नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर साइनाइड की पॉइजनिंग है तो ये हमें जो है वो बिटर आलमंड ऑर्डर से जो है वो इंडिकेटेड होती है। फिर हम अगर बात करें स्किन की तो स्किन के अंदर जो है वो हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल फ्लश्ड, हॉट और ड्राई, ये हमें नज़र आती है स्किन एट्रोपिन या फिर एंटी मस्कैरिनिक की पॉइजनिंग में। इसके अलावा अगर एक्सेसिव स्वेटिंग है तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट, निकोटीन और सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के अंदर जो है वो हमें नज़र आएगी। इसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन चीज़ देखी जाती है वो ये है कि सीजर्स हैं, कन्वल्जन्स हैं। अच्छा, ट्विचिंग और मस्कुलर हाइपर एक्टिविटी जो है वो कॉमन होती है विद एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। इसके अलावा जो मसल रिजिडिटी है वो हमें नज़र आती है विद द रिजल्टेंट ऑफ हेलोपेरिडोल टॉक्सिसिटी। और इसके अलावा जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं या टेटनस है उसकी टॉक्सिसिटी अगर हो गई है तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आएगी, मस्कुलर रिजिडिटी नज़र आएगी। अच्छा, ये जो है वो कुछ हमारे पास कॉजेज़ हैं और इसके सिम्टम्स जो है वो बताए गए हैं। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट बताया गया है एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम। अब एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम के सारे कॉजेज़ जो है वो हमारे पास ये हो सकते हैं, ये सारी ड्रग्स जो है वो हमारे पास कॉज करवाती है एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम। और इनके सिम्टम्स क्या आएंगे, बेसिकली डेलीरियम विद मम्बलिंग स्पीच, टेकिकार्डिया, ड्राई हॉट स्किन, माइट्रिएसिस, मायोक्लोनस, यूरिनरी रिटेंशन, ये सारी जो है वो सिम्टम्स हमारे पास हैं एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम के। इसके बाद कोलिनर्जिक सिंड्रोम, इसके कॉजेज़ में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, मशरूम्स। और ये सारे सिम्टम्स जो है वो इसके ऑपोजिट होंगे। कन्फ्यूजन, CNS डिप्रेशन, सलाइवेशन, यहाँ पे क्या था, ड्राई हॉट स्किन थी, जबकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी। इसके अलावा यूरिनरी इनकंटिनेंस है, लैक्राइमेशन है, सलाइवेशन है। यहाँ पर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगी, यहाँ पर सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। यहाँ पर जो है हमारे पास माइट्रिएसिस होगा, यहाँ पर हमारे पास मियोसिस होगा। सिम्पैथोमिमेटिक सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कॉजेज़ हो सकते हैं कोकेन, एम्फेटामिन, डीकंजेस्टेंट्स। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पेरोनिया, डिल्यूजन्स, टैकिकार्डिया, हाइपरप्लेक्सिया, स्वेटिंग, माइट्रिएसिस।
इसके अलावा जो सेडेटिव सिंड्रोम है, इसके अंदर हमारे पास कॉजेज आते हैं ओपिएट्स, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन और ये तमाम ड्रग्स। इसकी सिम्टम्स क्या होंगे? मियोसिस, हाइपोटेंशन। इसके अंदर सारे हमें डाउन सिम्टम्स नज़र आएंगे, जिसमें पेशेंट के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो डाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सेडेटिव सिंड्रोम है। यहाँ पर ऐसी ड्रग्स ली गई हैं जो बिल्कुल सारे सिस्टम्स को जो है वो डाउन रेगुलेट कर देती हैं। यानी कि मियोसिस होगी, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हाइपोटेंशन, बीपी डाउन हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया होगा, सीएनएस डिप्रेशन होगी और कॉमा। रियलिटी जो है वो इसमें कन्वर्जेंस भी शो हो सकता। अच्छा, अब अगर बात करें कि कौन से ड्रग या पॉइजन्स जो है वो प्यूपिलरी चेंजेस कॉज करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास मियोसिस के अंदर ये सारी एग्जांपल्स आती हैं। ये सारी जो है वो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन की है ताकि एक ओवरव्यू जो है वो आपको दे दिया जाए कि ड्रग की स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो क्या हो सकते हैं। माइड्रियासिस जो है वो इन सारी ड्रग्स से हमें नज़र आता है। नाइस्टैगमस जो है वो इन सारी चीज़ों से, इन सारे सब्सटेंसेस से हमें नज़र आता है। अच्छा, ये जो है वो एक पिक्चर मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन की है ताकि आप ये समझ सकें कि व्हाट इज़ माइड्रियासिस, मियोसिस और नाइस्टैगमस। इन सारी कंडीशंस के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। माइड्रियासिस के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो गए हैं, मियोसिस के अंदर प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, और नाइस्टैगमस में जो है वो इस तरह की आइज़ की कंडीशन होती है। ऑल्फैक्टरी क्लूज, यानी कि पेशेंट जो है, जो हमारा विक्टिम है, उसके आसपास जो है वो हमें स्पेशली इन द ब्रीथ कुछ ऑर्डर से भी हम ऑल्फैक्टरी क्लूज ले सकते हैं। यानी कि हम कुछ ना कुछ उसके जो ब्रीथिंग है उससे आने वाली जो ऑर्डर है उससे भी हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा जो है वो सब्सटेंस या कौन सा जो है वो ड्रग हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास एसीटोन या एपिल लाइक ऑर्डर होगी, तो ये किसको इंडिकेट करेगी? क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और लैक्वर को। पियर लाइक अगर ऑर्डर होगी तो क्लोरल हाइड्रेट, पैराल्डिहाइड। बिटर आलमंड तो इसमें आएगा साइनाइड। कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर मस्टी या फिशी स्मेल होगी तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या फिर जिंक फॉस्फाइड। तो ये सारे जो हैं वो ऑल्फैक्टरी क्लूज भी डायग्नोसिस के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि ABCDs का प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है किसी भी पॉइजन पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। हमारे पास सबसे पहले डायग्नोसिस ज़रूरी नहीं होती, पेशेंट कोलैप्स कर रहा होता है तो सबसे पहले उस पेशेंट को स्टेबलाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है। जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद हम फिर मज़ीद डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। The initial survey should always be directed at the assessment and correction of life-threatening problems if present. Attention must be paid to the airway, breathing, circulation and depression of CNS. तो बेसिकली ये हमारे पास ABCDs का प्रोटोकॉल है कि एयरवे सबसे पहले हम देखेंगे, ब्रीथिंग देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे और डिप्रेशन ऑफ द CNS देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम पहले काउंटर करेंगे बिफोर डायग्नोसिस। इसके बाद स्टेबलाइजेशन के बाद जो है वो हम इवेलुएट करते हैं पेशेंट को। अब पेशेंट जो है वो क्राइसिस में नहीं होता, अगर वो अलर्ट है, नॉर्मल स्पीच के साथ है, तो फिर हम जो है वो सिस्टमिक एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं और साथ साथ जो है वो सपोर्टिंग मेजर्स कर रहे होते हैं। इसके बाद डीकंटेमिनेशन ये है कि अगर कोई एसिड फॉर एग्जांपल था जिसने स्किन को या आइज़ को अफेक्ट किया है, तो स्किन और आइज़ की डीकंटेमिनेशन करेंगे हम। अगर जो है वो प्रोडक्ट या सब्सटेंस जो है वो इंजेस्ट कर लिया गया है, उसकी जो है वो ओरल इंटेक कर ली गई है, तो अब उसकी जो है वो इवैक्यूएशन करवाना ज़रूरी है, यानी उस पॉइज़न को, उस केमिकल को बाहर निकालना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। ये हमारे पास बेसिकली सारी चीज़ें आती है डीकंटेमिनेशन के अंदर, जिसमें स्किन और आइज़ की डीकंटेमिनेशन होगी, गट की जो है वो इवैक्यूएशन करवाएंगे हम पॉइज़न की गट से, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है वो पॉइज़न एलिमिनेशन। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर हम गैस्ट्रिक लेवाज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, फिर डायलिसिस की तरफ जाते हैं, डायूरिसिस की तरफ जाते हैं और उस पॉइज़न को जो है वो इस तरीके से एलिमिनेट करवाया जाता है।
अब पॉइजन की जो है वो जितनी एलिमिनेशन मुमकिन थी वो करने के बाद हम ये करते हैं कि एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन में लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से जो एंटीडोट्स हैं वो लेस देन 5% ऑफ पॉइजनिंग के मौजूद होते हैं। बाकी सब में हमें जो है वो मेन काम हमारा पॉइजन एलिमिनेशन, डीकंटामिनेशन का होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स जो है वो दी जाती है। इसके बाद अगर मैं ABCDs को थोड़ा सा जो है वो डिटेल में बताऊं तो वो सबसे पहले हम एयरवे और ब्रीथिंग को चेक करेंगे। अगर पेशेंट जो है वो हमारे पास कोलैप्स कर रहा है, उससे जो है वो ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो सबसे पहले जो है वो उसकी ब्रीथिंग असिस्ट की जाएगी। आर्टीरियल ब्लड गैसेस को जो है वो मेजर किया जाएगा, उसको इंट्यूबेट किया जाएगा या फिर मैकेनिकली वेंटिलेट किया जाएगा। इसके बाद सर्कुलेटरी फेलियर है अगर, यानी पेशेंट का जो पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है, यूरिनरी आउटपुट है वो बिल्कुल ही लो है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। ट्रेंडलन बर्ड पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। अब ये जो है वो आपका असाइनमेंट है कि ये पोजीशन क्या होती है और कैसे ये हेल्प करती है इन सर्कुलेटरी फेलियर। तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास जो है वो 200 ml ऑफ सलाइन यानी 10 ml पर kg के हिसाब से चिल्ड्रन के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। और इसमें हम फ्लूइड एडमिनिस्टर क्यों करते हैं? ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास इम्प्रूव हो। अगर जो है वो BP इम्प्रूव नहीं हो रहा तो हम मज़ीद जो है वो फिर फ्लूइड बोलस को बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम जो है वो कुछ वेज़ोप्रेसर्स भी यूज़ करते हैं जिसमें डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर हम बात करें कि कार्डिक इरिथमियाज हैं अगर किसी पेशेंट को, तो लिग्नोकेन और अमायोटेरोन जो है ये फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं फॉर स्टेबल मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया है तो फिर हम एट्रोपिन को यूज़ करते हैं। CNS डिप्रेशन की हमने बात की थी, तो CNS डिप्रेशन है अगर किसी पेशेंट में तो हम कॉमा कॉकटेल का यूज़ करते हैं जिसकी कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर होता है डेक्सट्रोज 100 ml ऑफ 50% सोल्यूशन, थायमीन, विटामिन B1 100 mg, नैलोक्सोन 2 mg। इसके जो है वो यूज़ का फ़ायदा क्या होता है कि जो पेशेंट डिप्रेस्ड मेंटल स्टेट में आता है, CNS डिप्रेशन होता है, उसको ये दिया जाता है ताकि उसका जो CNS डिप्रेशन है उसको हम स्टेबलाइज कर सकें। इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन जो है वो भी दी जाती है जिन पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल ही डिप्रेस मेंटल स्टेटस होता है, तो इनके अंदर जो है वो 100% ऑक्सीजन जो है वो हाई फ्लो होता है 8 to 10 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर कन्वर्जेंस है, सीजर्स है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि लोराजिपैम है 0.1 मिलीग्राम पर kg एट अ रेट ऑफ 2 मिलीग्राम पर मिनट, और डायजिपाम 0.2 मिलीग्राम पर kg एट अ रेट ऑफ 5 मिलीग्राम पर मिनट कैन बी एडमिनिस्टर IV। लेकिन अगर फिर भी जो है ये स्टेट जो है वो परसिस्ट रहती है, पेशेंट को सीजर्स जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, कन्वर्जेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर जो है वो हम फेनाइटोइन का यूज़ भी करते हैं। एजिटेशन है तो हम जो है वो यूज़ करते हैं क्लोरप्रोमाजीन, डायजिपाम और हेलोपेरिडोल। अच्छा, डेलीरियम एक ऐसी कंडीशन को या एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स जो हैं वो पेशेंट को आते हैं, तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली अगर डेलीरियम की कंडीशन है तो फिर हम इन ड्रग्स से जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। डीकंटामिनेशन की जो मैंने बात की थी, डीकंटामिनेशन के अंदर बेसिकली हम आइज़ को, स्किन को और गट को, इन तीनों चीज़ों की डीकंटामिनेशन होती है। अब वो कैसे होती है? आइज़ की जो है वो इरिगेशन होती है विद सलाइन। जब हम आगे जाके पॉइजन्स की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें हम जो है वो इन सारी चीज़ों को दोबारा से एक बार डिटेल में देखेंगे। आइज़ की जो है वो नॉर्मल सलाइन से जो है इरिगेशन होती है। स्किन, अगर किसी केमिकल का एक्सपोजर हो गया है, एसिड का एक्सपोजर हो गया है स्किन से, तो फिर उसको जो है वो स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसकी डीकंटामिनेशन होगी। इसके अलावा गट की डीकंटामिनेशन कैसे होती है? बाय एमिसिस, पेशेंट को वॉमिट करवा के, गैस्ट्रिक लेवाज, स्टमक वॉश करवा के, एक्टिवेटेड चारकोल देकर, क्योंकि चारकोल जो है वो जितना भी पॉइजन होगा उससे बाइंड करके उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर कैथार्टिक से।
तो ये सारे जो हमारे पास मेथड्स हैं वो बेसिकली डीकंटामिनेशन के। इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ प्रोसीजर आते हैं, डायलिसिस प्रोसीजर्स, जो हम करते हैं उन कंडीशन में जब हमारे पास स्टमक वॉश जो है वो नहीं किया जा सकता, तब हम डायलिसिस प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। इसके अंदर आता है पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, और इसके अलावा फोर्स्ड डायूरेसिस भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं कि उसमें डायलिसिस किया जा सकता है और कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। तो हमारे पास एक निमोनिक है, अवॉइड डायलिसिस। इसके अंदर जो है वो डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होता। ए स्टैंड्स फॉर एम्फिटामिन्स, वी स्टैंड्स फॉर वेरापेमिल, ओ स्टैंड्स फॉर ओपियोइड्स या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट, आई हेमीट्रिप्टलिन, TCAs, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, डी इज फॉर डिजॉक्सिल, एंड डायलिसिस में आता है डायजेपाम यानी बेंजोडाइजेपीन्स। अब इन जो है वो ड्रग्स में डायलिसिस इफेक्टिव होता है, जिसमें आता है मीथेनॉल, लिथियम और एस्पिरिन, जिसका निमोनिक है MLA। इसके बाद हमारे लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट एक ऐसे सब्सटेंस या ड्रग को कहते हैं जो कि पॉइजन की इफेक्ट को, एक्शन को रिवर्स करे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है एंटीवेनम। एंटीवेनम जो है वो एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन स्नेक्स और स्पाइडर्स के वेनम्स के अंदर वो उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीडोट के तौर पर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब एंटीडोट जो है वो हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू वर्क करते हैं। इसके अंदर पहली एग्जांपल है हमारे पास इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, यानी ये जो सब्सटेंसेस हैं ये पॉइजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद पॉइजन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है चिलेटिंग एजेंट फॉर हैवी मेटल्स, डाइफोबाइट एडेंटेट फॉर साइनाइड और पर्शियन ब्लू फॉर थैलियम। द सेकेंड मैकेनिज्म इज एक्सीलरेटेड डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो सब्सटेंस है जिसको हम एंटीडोट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं ये पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन को एक्सीलरेट करता है, यानी कि जो उसकी टॉक्सिक फॉर्म है उससे उसको कन्वर्ट करवा देता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। इसकी एग्जांपल है साइनाइड को जो है वो थायोसल्फेट एक्सीलरेट करवाता है टू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट के अंदर। इसके अलावा एसिटाइलसिस्टीन जो कि पैरासीटामोल का एंटीडोट है, ये डिटॉक्सिफाई करता है पैरासीटामोल को ताकि उसकी जो हेपेटोटॉक्सिसिटी है उसको कम किया जा सके। इसके बाद थर्ड मैकेनिज्म इज रिसेप्टर साइट कॉम्पिटिशन। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है नैलोक्सोन की, जो कि ओपिएट रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है और उसके इफेक्ट को एंटागोनाइज कराता है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ मैकेनिज्म है वो है रिसेप्टर साइड ब्लॉकेड, यानी जो रिसेप्टर साइड है उसकी जो एंटीडोट है वो जाके उसको ब्लॉक कर देगा ताकि जो पॉइजन है वो उस पर बाइंड ना कर सके। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है एट्रोपिन। ये जो है वो एक लिस्ट है जिसमें पॉइजन और उनके एंटीडोट्स जो हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। इसको आप एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेंगे। अच्छा, असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट ये है कि आपने बताना है व्हाट इज़ ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन एंड हाउ इट हेल्प्स इन सर्कुलेटरी फेलियर। असाइनमेंट जो है वो ई सर्टिफिकेट्स के लिए मस्ट है, तो जो लोग ई सर्टिफिकेट गेन करना चाहते हैं वो अपना असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करें कमेंट सेक्शन के अंदर विथ योर नेम एंड रोल नंबर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।